ओके हो गए? चलो देखो तो यहाँ थोड़ा पीछे से रिविजन करेंगे, आगे तक भी लेके जाना है। कल पे तक हुआ था, कल नहीं परसों तेरा था। हाँ 14 से पढ़ाना था ना। चलो ध्यान सुनना था। ध्यान सुनिएगा। यहाँ हम लोग बात किए थे, यहाँ से थोड़ा बहुत याद होगा आपको, जे बराबर सिग्मा ई। जे बराबर सिग्मा ई। तो बताए थे कि जे हो गया करंट डेंसिटी। ये क्या करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई बाई ए। सिग्मा बराबर होता है 1 बाई रो, आई बराबर होता है वी बाई एल। तो वी बराबर आ गया रो एल बाई ए और गुना आई रो एल बाई ए को हमने क्या नाम दिया? तो हो गया वी बराबर आई आर या वी बराबर आर आई। जहां आर का मान कितना आया? रो एल बाई ए। तो हम यह समझाए थे कि जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बॉडी क्या होता है? थोड़ा फैलता है। तो टेम्परेचर से लंबाई और कौन एरिया प्रभावित होता है। लंबाई चेंज होगा और उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? चेंज। जब किसी बॉडी को तार को आप गर्म कीजिएगा तो ये तो चेंज होगा ही होगा, साथ साथ क्या चेंज होगा? रो रेसिस्टिविटी। हम लोग बात कर चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर को गर्म किया जाएगा तो उसका रेसिस्टिविटी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन में टकराव ज़्यादा होगा तो रुकावट ज़्यादा पैदा होगा, और रुकावट वाले गुण को हम लोग बोलते थे रेसिस्टिविटी। तो हम ही बात आपको समझाए थे कि किसी मतलब तार को, किसी वायर को इतना ही गर्म कीजिए कि उसके लंबाई और एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लिजिबल मानेंगे, नहीं के बराबर। लेकिन इसमें परिवर्तन आएगा, किसमें? रेसिस्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे किसकी, मतलब किसी बच्चा को इतना ही पीटो कि विकलांग ना हो जाए, दिमाग वमाग खाली थोड़ा सा क्या हो? फ्रेश। याद नहीं करके आया भाई, याद उद करके आए, समझ है कि नहीं? ऐसा नहीं कि इतना हक दो कि फिजिकली गड़बड़ा जाए, लंगड़ा हो जाए। उसी तरीके से किसी वायर को इतना नहीं गर्म करो कि वायरें पिघल जाए, तो फिर करंट का कोई मतलब रहा नहीं जाएगा। इतना ही बस उसको टेम्परेचर दीजिए ताकि अंदर का गुण चेंज हो, उसका रेसिस्टिविटी का मान क्या हो? थोड़ा बहुत कम जाएगा। बस समझ कि नहीं? टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेसिस्टिविटी का मान थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसमें चेंजिंग आए, न कि लंबाई चेंज हो जाए, न कि एरिया चेंज हो जाए, इसमें कोई चेंजिंग आना नहीं चाहिए। तो हम ये बात मान लें कि जब किसी मतलब कि तार को, जब किसी वायर को गर्म किया जाएगा तो उसके लंबाई और एरिया पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा जिसे हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। और असर सिर्फ किस पर पड़ेगा? रो पर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी का मान बढ़ेगा। तो अगर रेसिस्टिविटी बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने से तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर आर कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अभी हम बोलते हैं कि टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो रो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आर भी क्या हो जाएगा? इसका मतलब जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तब तक आर कांस्टेंट नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो आर भी कांस्टेंट। और अगर आर कांस्टेंट हुआ तो इसे लिखा जा सकता है भी समानुपाती। इसे बोलते हैं ओम का नियम। ओम सला ये है कि नहीं? कि नियत तापमान पर किसी चालक पदार्थ से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा उन चालक पदार्थ के दोनों सिरों, दोनों छोरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। एग्जाम्पल इसका भी सुनाए थे कि एक तरफ पानी इतना लेवल भरा हुआ है, एक तरफ पानी इतना लेवल में भरा हुआ है। इधर से इधर अगर पानी जब जाएगा तो करंट का मान एकदम तेज होगा, धारा थोड़ा तेज होगा। जैसे जैसे इधर लेवल घटता जाएगा और इधर लेवल बढ़ता जाएगा, दोनों का अंतर थोड़ा सा कम होता जाएगा, वैसे वैसे धारा का मान कम होता जाएगा। मैंने डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा प्रवाह उतना ही तेज होगा। दूसरा एग्जाम्पल बताए थे हम लोग अपने बारे में कि आप लोग मान लिया जाए कि 11th क्लास के बाद 12th क्लास जो पढ़ रहे हैं, तो हम जो पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन यदि कोई बच्चा 12th पास करके बात पढ़ने के लिए आता तो उसे उतना नहीं लगता कि हम बहुत कुछ ज़्यादा सीख रहे हैं, क्योंकि आपका लेवल और हमारा लेवल में जितना अंतर है उससे थोड़ा कम अंतर रहता 12th पास वाला बच्चा और हमारे लेवल में अंतर। सही कि नहीं? अभी आपके हमारे लेवल में अंतर ज़्यादा है तो ज़्यादा कुछ सिखा पा रहे हैं, लेकिन यही आप 12th पास करके आइएगा तो आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमारे लेवल और आपके लेवल के बीच में अंतर थोड़ा सा कम जाएगा।
तो उतना नहीं सीख पाएगा जितना कि कोई बच्चा एकदम जस्ट 11-12 में सीखता है। और उतना हम 12th पास वाले बच्चों को सिखा नहीं सकते। अगर उतना सिखाना तो फिर लेवल को हमको और हाई करना पड़ेगा, ताकि डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो, तब उसको लगे नहीं इसको सीख रहे हैं। और बहुत सवाल बताए थे। फिर इसके बारे में लगता है हीट के बारे में कि एक बॉडी को मान लिया जाए कि आप गर्म कर दिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको ठंडा कीजिए, तो शुरुआती दौर में खूब ठंडा होगा एकदम, क्योंकि बॉडी का तापमान 100 और कमरा का तापमान मान लिया जाए कि 30, 25, 27, 28, तो 100 और 25 के बीच में ज़्यादा अंतर है, तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा उरड। जैसे जैसे ठंडा होते हो तो आ जाएगा 30-35 पर, अब धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि डिफरेंस कम जाएगा ना। 25 और 35 के बीच का डिफरेंस कम गया तो हीट का फ्लो धीरे धीरे होगा। शुरुआती दौर में जब तापमान 100 था तो हीट का प्रभाव तेजी से होगा। और एग्जाम्पल सुनाए थे मजेदार ला कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि हम लोग का देश क्या कर रहा है, बहुत तेज गति से तरक्की कर रहा है कि नहीं। तो तीव्र गति से तरक्की करने का मतलब है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, तो रफ्तार थोड़ा सा तेज नजर आ रहा है तरक्की करने का। और अमेरिका क्या है, पहले से तरक्की पहले है, तो कितना मतलब ही जो है तरक्की करेगा, वो भी तरक्की कर रहा है लेकिन रफ्तार थोड़ा सा स्लो है। वही वाला बात था कि कोई बच्चा 80 नंबर लाया तो कितना नंबर और लाए, खूब मेहनत करेगा तो 10 नंबर और लाएगा, लेकिन जो 30 नंबर लाया है वो हल्का फल्का मेहनत करेगा तो 50-60 नंबर ला देगा। समझ में कि नहीं। तो ये बात हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे थे कि दो तारों के किसी छोरों के बीच, किसी तार के दोनों छोरों के बीच जितना विभवांतर ज़्यादा होगा, पोटेंशियल में अंतर जितना ज़्यादा होगा, करंट बीच में प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। ये हमारा ओम का नियम। लेकिन तब जब टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, तब आर कांस्टेंट होगा, जब आर कांस्टेंट तभी समानुपाती आएगा। ये ओम्स लॉ का कहानी हुआ, ये सब लिखा हुआ होगा आपका। इसके बाद पढ़े थे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं। ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं, कितने पेज में है, 15 में। ध्यान सुनिएगा। तो ओम के नियम की सीमाएं के बारे में आप समझ लीजिए कि दुनिया का हर एक तार जिससे करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। और ये कंडक्टर ही सिर्फ ओम के नियम का पालन करते हैं। कंडक्टर के अलावा सेमी कंडक्टर ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो वे मतलब वायर या वे तार जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमिक रेसिस्टेंस। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे नॉन ओमिक रेसिस्टेंस कहते हैं, है कि नहीं। एक ओमिक रेसिस्टेंस और एक नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। ओमिक रेसिस्टेंस का मतलब वे रेसिस्टेंस, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम के अनुसार चलते हैं, मतलब भी समानुपाती आई का पालन करते हैं। तो भी समानुपाती अगर आई होगा तो भी और आई के बीच का ग्राफ कैसा होगा, किसी भी समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ओमिक रेसिस्टेंस वे रेसिस्टेंस कहलाते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उनके लिए भी समानुपाती क्या होता है, आई। और भी और आई के बीच का ग्राफ कैसा होता है। जितने भी कंडक्टर हैं सभी क्या हैं, ओमिक रेसिस्टेंस। निकलना, जितने भी कंडक्टर हैं सब क्या हैं, ओमिक रेसिस्टेंस है। अब आइए किस पर, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस पर। नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का मतलब हमारा ट्रांजिस्टर, हमारा रेक्टिफायर, हमारा डायोड, जितने भी सेमी कंडक्टर डिवाइस के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसमें आपका एक अलग चैप्टर आएगा सेमी कंडक्टर, लास्ट में पढ़ाया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। तो जो सेमी कंडक्टर डिवाइस होंगे वो जो होते हैं ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। उसमें होता है क्या, आई समानुपाती भी का पावर 3/2, और उसमें करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। समझ में कि नहीं। इसमें होता है R बराबर कितना, V बटे I, और उसमें लिखा था R बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा I, डेल्टा V बाई डेल्टा I। इसको बोलते हैं नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं ओमिक रेसिस्टेंस। तो ओम का नियम सिर्फ इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं। क्लियर बन है। अगला पेज में आइए, कौन पेज है आप, 16 हो गए, 16 होगा। कल हो गया था नहीं, लेकिन आज तो रिपीट कराना है। चलिए देखिएगा,
हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि कोई एक वायर है जिसका एरिया कितना है ए और लंबाई कितना है एल, और जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रेसिस्टिविटी रो। किसी मटेरियल का बना हुआ एक वायर है जिसका रेसिस्टिविटी का मान रो है, इसका एरिया ए और लंबाई एल। तो बोलो आर बराबर रो एल बाई ए, आर बराबर रो एल बाई ए। अब इसके बारे में बताया था कि मान लिया जाए कि इस वायर में वायर को और जोड़ा जाए, वायर में वायर को और जोड़ा जाए और वायर को थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए, या तो कहो कि जिस वायर से टुकड़ा काटा गया है उसी वायर से थोड़ा सा एक टुकड़ा और काटो, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा। तो वायर तो वही ना, सेम टू सेम। इसका एरिया ए तो इसका भी एरिया, इसका गुण रो तो इसका भी, ये रेसिस्टिविटी। अगर ये कॉपर है तो भी हमारा कॉपर का वायर का चर्चा हो रहा है भाई, लेकिन लंबाई इससे n गुना ज्यादा है, इसके लंबाई से इसका लंबाई n गुना। तो अब बताओ इसका रेशियो कितना होगा, बोले रो एल के जगह एन एल बटा ए, एन को बाहर लाओ तो बचेगा रो एल बटा ए, और रो एल बटा ए बराबर, इसका मतलब आंसर बराबर एन आर। ठीक है ना। 1 मीटर लंबा तार का रेसिस्टेंस अगर 1 ओम है तो 10 मीटर लंबा तार का 10 ओम होगा, लेकिन 1 मीटर लंबा तार का रेसिस्टिविटी 1 है तो 10 मीटर लंबा तार का भी रेसिस्टिविटी 1 ही होगा। रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी वस्तु के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मटेरियल का नेचर होता है, कॉपर का जितना भी तार है दुनिया में सबका रेसिस्टिविटी का मान सेम है, बशर्ते टेम्परेचर सबका सेम होना चाहिए। सबका कंडक्टिविटी का मान भी सेम है, बशर्ते टेम्परेचर सबका सेम होना चाहिए। और हम चूंकि पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कंडक्टर, जिसका कंडक्टिविटी का मान ज़्यादा होता है और रेसिस्टिविटी का मान कम होता है। हम लोग वैसे मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसी में दूसरा बात की तो हुआ कि वायर में वायर को जोड़ करके भाई, या तो भाई अच्छा ई वाला मास ज्यादा है कि नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि वाला वायर ई वाला वायर में मतलब ये वाला वायर का लंबाई ज्यादा है, बाकी मोटाई उटाई सब सेम है, इसका मास ज्यादा इसका मास कम। एक बताए थे कि इसको पिघला करके, इसको हाँ पिघला करके एक नया तार बनाया गया, इसको पिघला के दिया गया और फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, नया तार बनाया गया और उससे क्या बनाया गया, लंबा। जब उसे लंबा बनाएंगे तो तार क्या होगा, पतला। इसका वजन बराबर है कि नहीं, हाँ, क्योंकि पिघला कर बनाया गया, ठीक है। ये तार अलग है, लेकिन ई वाला वायर को पिघला कर फिर नया वायर बना रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे लंबाई कई गुना ज्यादा तो इसका एरिया क्या होगा, घट जाएगा, कई गुना, n गुना। बता देना कि जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। आयतन बराबर एरिया गुने लंबाई, इसका एरिया ए और लंबाई तो आयतन बराबर ए गुना एन। इसका भी आयतन निकाल लो, ए बटा एन अब गुने एन एल, एन से एन आ जाएगा ए गुना एल, ठीक है ना। तो इसका लंबाई बढ़ गया n गुना और एरिया घट गया n गुना। इसको जरूरी की लिखा है कि पिघला करके नया वायर बनाया गया। कभी कभी लिखा था कि वायर को खींचा गया, वायर को जैसे नहीं रबड़ रबड़ होता है भाई, जैसे साइकिल रबड़ जो बांधते हैं सामान वामान, हाँ अच्छा खासा मोटा खींचे तो पतला हो जाएगा कि नहीं, लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेकिन चूंकि कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि लोहा का तार खींच दिए, लेकिन जो खींचने का मतलब समझा रहे हैं वही वाला बात है। जैसे कि हम लोग साइकिल स्टैंड में जो पीछे रबड़ बांधते हैं उसके बारे में सोचो, और उसको सोचिए कि क्या है, कंडक्टर है, उसे खींचेंगे तो लंबा भी होगा और साथ साथ पतला भी होगा, लेकिन आयतन तो उतना ही का उतना ही है हम लोग का। तो अब इसका जो रेसिस्टेंस होगा आएगा, बोले रो आई एल के जगह एन एल, आई ए के जगह एम आई एन, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो आएगा रो एन स्क्वायर एल अब आई ए, एन स्क्वायर को बाहर लाओ तो रो एल बाई ए बराबर एन स्क्वायर आर, सही ना। जब किसी वायर को खींचकर लंबा किया जाएगा या पिघलाकर नया वायर बनाने के बाद लिखा हुआ रहेगा, तब उसमें बाद लिखा रहे कि मतलब लंबाई 5 गुना कर दिया गया, लंबाई 10 गुना कर दिया गया, तो 10 रहेगा तो 10 का स्क्वायर गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लंबाई 5 गुना करेंगे तो बचे 25 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जनरली सवाल यही बनाएगा, ये सवाल कम आता है,
ये आसान है ना? 1 मीटर लंबा तार का 1 ओम तो 5 मीटर लंबा तार का 5 ओम। बस अर्थ के तरफ हम सेम टू सेम होना चाहिए, लंबा ज़्यादा होना चाहिए, मोटाई उटाई सेम। आई खींचने वाला सवाल में क्या बोले 5 का 25 गुना। इसका तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इससे अगर 4 गुना ज़्यादा है तो 4 चौका 16 तो नहीं 32 ओम का हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? हो जाएगा। एक इसमें बता देते कि याद रखिएगा, कहने का मतलब निकाल भी सकते हैं, अगर चाहेंगे तो भी निकाल के दिखा भी सकते हैं, निकाल के दिखाएंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, यही वाला पिघलाकर लिखा हुआ है ना, पिघलाकर लिखल रहेगा या तो क्या लिखा रहेगा स्ट्रेच। क्या लिखा रहेगा? स्ट्रेच मतलब खींच कर, पिघलाकर या खींच कर, तो क्या गुना बढ़ जाएगा? स्क्वायर। जय गुना खींचेंगे उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आए, हम बताए थे कि अगर खींच करके खींच करके लंबाई बढ़ाया जाए कै %? 1%। किसी तार को खींचा गया इतना कि लंबाई बढ़ गया 1%, 1 गुना नहीं आई था n गुना। इस सवाल क्या है? लंबाई खींच के कितना बढ़ा? n गुना आई 1%। तब रेसिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100%। 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100%। याद रहेगा, ये सब ऑलरेडी सवाल में आएगा। अगर हमारा सुन लो पहले 9 तक लिखल रहे, कै तक? 9 तक। सही वाला मत काउंट करना है, 3 तक लिखना, 9 दूनी 18। ध्यान रहे 9% तक लिखल रहेगा तो 9 दूनी 18, 8 रहेगा 8 दूनी 16, 7 का 7 दूनी 14, 2 का 2 दूनी 4। 9 तक 10 रहेगा तब यहाँ से शामिल करना, क्योंकि 10 के पहले नहीं कम में आएगा। 10 के पहले मान ले 9, तो 9 9 81 बटा 0.8 है, 1% से भी कम। इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 10 रहेगा तो 10 रहेगा 100 बटे 100, 10 दूनी 20 है 21% बोला जाएगा। सही करें? 10% का आंसर कितना आएगा? सही करें? 40% का आंसर सब बोलो। 40 दूनी 40 में 40 16 बटे 100 16, 80 16। ध्यान है, समझ आया कि नहीं? अगर किसी तार की लंबाई को खींच करके 40% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा? 96%। हाँ, फॉर्मूला को निकाल के दिखा भी देते हैं, लेकिन ये प्रूफ आने वाला बात क्वेश्चन है का डायरेक्ट फॉर्मूला कीजिएगा, हम मेरा काम है करके दिखा देते हैं एक बार। तो रेसिस्टेंस 96 गुना बढ़ा के 96%। हाँ, ये परसेंट में बढ़ा है, असल में 96 गुना बढ़ गया। ऐसे बढ़ा है कितना गुना? कई गुना? n स्क्वायर गुना। लंबाई बढ़ा था n गुना, तो कौन बढ़ गया? रेसिस्टेंस कितना गुना? n स्क्वायर गुना। ये परसेंटेज वाला बात अभी हम करके दिखाएंगे आपको। खाली प्रूफ याद नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला याद करना है, ये वाला बात। अच्छा, किसी वायर को मान लिया जाए, ये पूछ रहे हैं बताइएगा, किसी वायर को मान लिया जाए कि 3 गुना खींचा गया। कितना खींचा गया? 3 गुना खींचकर लंबा कर दिया गया। कै गुना? 3 गुना। तो बताओ एरिया कै गुना घट जाएगा? 3 गुना ना। और रेसिस्टेंस कै गुना बढ़ जाएगा? 9 गुना। पता चल रहा है कि नहीं? एरिया कै गुना घट जाएगा? 3 गुना। और रेसिस्टेंस कै गुना बढ़ जाएगा? उल्टा सवाल, ध्यान सुनना। किसी वायर को इतना खींचा गया कि एरिया 4 गुना घट गया। एरिया 4 तो रेसिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा? हाँ, एरिया 4 गुना घटने का मतलब है कि लंबाई 4 गुना बढ़ा होगा। उल्टा है, एरिया 4 गुना तब ना घटेगा जब किसी ने खींचा होगा कितना? 4 गुना लंबा। बस में है कि नहीं? अब सवाल थोड़ा दूसरे ढंग से पहले देख लो, तब प्रूफ करेंगे। मान लिया लिखा है किसी वायर को खींचा गया, किसी वायर को खींचा गया कि रेडियस घट गया 2 गुना। ले, वायर को खींचेंगे तो रेडियस क्या होगा? पतला होगा ना। वायर पतला हो त्रिज्या क्या होगा उसका? तो रेडियस घट गया क्या गुना? अब बताओ प्रतिरोध क्या गुना बढ़ेगा? प्रतिरोध क्या गुना बढ़ेगा? 16 गुना। सुनिए कैसे कैसे।
रेडियस घटेगा 2 गुना तो एरिया घटेगा 4 गुना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला बराबर पाई आर स्क्वायर। बात में है कि नहीं? सवाल को घुमा के हो गया। अभी इतना खींचा गया वायर को कि रेडियस घट गया 2 गुना तो एरिया घटेगा 4 गुना। एरिया घटा 4 गुना, मैंने खींचा आया क्या होगा तो कै गुना हुआ 16 गुना। होने के लिए अधिक किसी वायर को इतना खींचा जाए कि त्रिज्या कै गुना घट जाए 2 गुना। त्रिज्या 2 गुना घटने का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल 4 गुना, क्योंकि यहाँ आर का पावर कितना है 2, ठीक है? तो 4 गुना त्रिज्या घटा होगा, मतलब किसी ने वायर को 4 गुना लंबा खींचा होगा। 4 गुना का मतलब 4 चौका 16 गुना रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, ठीक है? अब बात प्रूफ कर देते हैं कि x% खींचा गया, x% खींचा गया। देखना यहाँ किसी वायर का लंबाई पहले कितना था, इसे कितना बढ़ाया गया, तो L जोड़ L का x%। मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व कर रहे हैं, बाकी फॉर्मूला तो लिखा देवे कि याद कीजिएगा, फॉर्मूला है तो पूरे से मतलब नहीं है। किसी वायर का लंबाई पहले कितना था, हमने वायर को खींचा कै %, खींच के x% बढ़ा दिया तो L था पहले, अब कितना हो गया L प्लस L का 1% और ज़्यादा हो गया उसका। जितना तार का लंबाई था उसमें और क्या हो गया ज़्यादा, कितना जितना था उसका x%। तो ये हो गया ना L कॉमन 1 प्लस x बटा 100। कोई दिक्कत? अब समझो हम बढ़ाए थे कै %, तो कै गुना बढ़ गया, क्या है ना? हम बढ़ाए कै %, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा हुआ कै %, अब गुना के हिसाब से कै गुना 1 प्लस x बटा 100 हुआ कि नहीं? 1 प्लस x बटा 100। हाँ, x% बढ़ाने का मतलब हुआ कि 1 प्लस x बटा 100 गुना। इसका मतलब रेसिस्टेंस अब कितना हो जाएगा नया वाला, इसका स्क्वायर गुना। हमने बताया कि लंबाई जितना गुना बढ़िएगा मतलब बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान उतना स्क्वायर गुना बढ़ेगा। तो अब जो रेजिस्टेंस नया वाला आएगा 1 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर गुने r आएगा। बुझाया कि नहीं? हमने किसी तार को इतना खींचा कि उसका लंबाई कितना बढ़ गया x%। पहले लंबाई L था, अब हो गया L जोड़ L का x%। अगर गुना के हिसाब से देखा जाए तो कई गुना 100 गुना। तो जब किसी तार को 2 गुना खींचते हैं तो पत्र कितना बढ़ जाता है 4 गुना। तो इतना गुना तो इतना स्क्वायर गुना, सही कि नहीं? मैंने पहले लंबाई इतना था तो अब लंबाई इतना हो गया। इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस इतना था तो अब रेजिस्टेंस। हमें ये नहीं निकालना कि कई गुना बढ़ गया, हमें निकालना कि कई % बढ़ गया, कितना % बढ़ गया। परसेंटेज निकालने का तरीका पहले सुनिएगा। कोई अगर पूछे कि पहले हमारे पास 3 रुपया था, अब हो गया कई रुपया, कई % बढ़ा, कई %। समझिए तरीका क्या होता है। परसेंटेज का फॉर्मूला है 5 - 3, मैंने जितना बढ़ा जितना बटा जितना पहले से था अगुने 100। परसेंटेज निकालने का तरीका है चेंज बटा ओरिजिनल गुने 100। चेंज बटा ओरिजिनल गुने 100। पहले 3 था, बाद में कितना हो गया 5। कितना चेंज हुआ 2। शुरू में कितना था 3 अगुने 100। एक परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पर देखो परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसमें घटाएंगे ना, इसमें भी बोला देखो भाई 5 में कितना घटा है 3। पहले 3 था, हो गया कितना 5। तो परसेंटेज निकाले 5 - 3 अब बटा शुरू वाला अगुने 100। तो इसमें घटाएंगे नहीं बोला, तो 1 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर r माइनस r बटा अगुने हो गया परसेंटेज। तो r कॉमन, r बोल 1 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर ना और माइनस बटा अगुने r से r आई हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का तोड़िए, कितना तोड़िएगा
आता है ना प्लस बी के होल स्क्वायर। तोड़िए भैया 1 प्लस बोल x बटे 100 का और बोल प्लस 2a सही है माइनस गुने -1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बटा नहीं एक्स स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे नहीं बोले और जोड़ 2x बटा अब गुना तो 100 से 100 आएगा 100 आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। आ गया ना 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। आपको याद करना है, प्रूफ उसको लेना देना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में याद कर जाए। यदि किसी वायर की लंबाई कितना बढ़ाया जाए x तो डिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। क्लियर? आगे निकालिए पेज नंबर यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एरिया वाला बात लिखा था कि नहीं साहब? हम लिखा लेकिन त्रिज्या वाला बात नहीं बगल में कहीं लिख देना थी बात ही कि त्रिज्या को घटाया गया कितना 2 गुना कैसे खींच कर ना हाँ कहीं लिख लो या स्ट्रेच करके त्रिज्या को 2 गुना घटाया जाएगा तो एरिया कई गुना घट जाएगा 4 गुना, रेजिस्टेंस कई गुना बढ़ जाएगा 16 गुना। लिख लो उसी में कहीं नंबर 6 में 16 में। अब आइए 17 नंबर पे। आप ट्वेल्थ के हैं? ट्वेल्थ क्लास का है कि 11th का? ठीक, मेरा क्लास होगा 8 बजे से। क्या बजे से? बेंचमार्क तोड़ दो मोटी भैया बस अपने दम पर महंगा हो गए भैया लोहा तो आप हटाए। चलो ध्यान सुनो पेज नंबर 17 पहले हम लोग पीछे कहीं पढ़े थे फॉर्मूला हमको याद है कि सिग्मा बराबर ई स्क्वायर एन बटा एम इंटू टाइम का औसत। तो हम बताए थे सबको कि रो बराबर एम ई बटा ई स्क्वायर एन और नीचे टाइम का जिसमें ये बात बताए थे कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ई और एम ई का मान कभी बदलने वाला ई और एम ई हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का कभी चेंज होने वाली बात नहीं है। अब बचाएगा एन और एगो टी टाइम। तो एन के बारे में बताया गया था कि एन जो है फंक्शन है किसका मटेरियल का। अगर मटेरियल चेंज तो एन का मान चेंज एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट हाँ। और इसके बारे में बताया गया था एवरेज टाइम है कौन चाहिए ये किसका फंक्शन है टेम्परेचर का। तापमान ज्यादा होगा तो टकराने में समय कम लगेगा और अगर समय कम लगेगा तो रो का मान ज्यादा हुआ ना। इस सब बात से हमको ये आइडिया मिल गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी का मान क्या होता है क्लियर है क्लियर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी का मान ध्यान सुनिएगा
तो जब रेसिस्टिविटी का मान बढ़ेगा तो रेसिस्ट का मान भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? रेसिस्टिविटी। तो इससे कौन बढ़ेगा? क्योंकि फॉर्मूला होता है R बराबर रोयल बाई ए। ये सब कहानी सब सुनाया है। अब समझिए, तो मान लीजिए कि टेम्परेचर T1 है। कितना है? T1। ध्यान सुनना, मान लो कभी टेम्परेचर कितना था? T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तब उस समय किसी तार का रेसिस्टिविटी कितना था? रो T1। क्या नाम दिए? रो T1 कहने का मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए कि रेसिस्टिविटी उस समय जब टेम्परेचर T1। क्लियर ना? टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो रेसिस्टिविटी वही रहेगा कि चेंज होगा? मान लो कि अब रेसिस्टिविटी का मान कितना हो गया? रो T2। कितना हो गया? पहले टेम्परेचर कितना था? उस समय रेसिस्टिविटी कितना था? रो T1। जब टेम्परेचर बढ़ाया गया कितना कर दिया गया? T2। अब कितना रेसिस्टिविटी? अगर हम कह दें कि T2 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है T1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो बताओ रो T1 बड़ा कि रो T2? रो T2 बड़ा होगा ना? क्योंकि तापमान बढ़ाने से रेसिस्टिविटी का मान बढ़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं? T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का रेसिस्टिविटी रो T1 है। जब तापमान T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया गया, तब रेसिस्टिविटी रो T1 से बढ़कर के रो T2 हो गया। तब हमने एक नया भौतिक राशि डिफाइन किया, परिभाषित किया, जिसे बोलते हैं हम लोग अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। इसका नाम क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए हेडिंग होगा आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। सबसे ऊपर में हेडिंग है लिखा, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी है लिखा ना? ध्यान सुनिएगा, पहले पेज नंबर 17 पढ़ लें, ध्यान सुनो सब, लिखना बाद में। हेडिंग है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, कि रेसिस्टिविटी पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। हमको पता है कि रेसिस्टिविटी पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। तापमान बढ़ता है, रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है कि नहीं? वो लिखा गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप बढ़ता है तो प्रतिरोधकता भी क्या होता है? बढ़ता है। और जब भी बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वही बात वहाँ समझाया गया है सब कुछ, और आपके बाद दिखा गया वहाँ पे T1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? रो T1 दिख रहा है ना? और T2 पर रो T2। भले यहाँ पर छोटा T1 दे लेना, छोटा T1 और चलो सब कोई मतलब नहीं। तो T2 अगर बड़ा है किससे? T1 तो रो T2 बड़ा होगा रो T1 से। तो हमने एक नया भौतिक राशि डिफाइन किया, कौन सी? अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है लिखल, प्रतिरोधकता ताप गुना। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिरोधकता ताप गुना। इसका सिंबल क्या होता है? अल्फा। इसे पढ़ते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता ताप गुना। और इसका फॉर्मूला क्या, ध्यान से सुनिए। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? कहता है चेंज इन रेसिस्टिविटी। चेंज इन, ध्यान सुनो, चेंज इन रेसिस्टिविटी। पहले कितना था रेसिस्टिविटी? जब तापमान बढ़ा तो कितना हो गया? तो कितना चेंज हुआ? हुआ कि नहीं? इसको बोलेंगे चेंज इन रेसिस्टिविटी बटा ओरिजिनल रेसिस्टिविटी, मैंने शुरू वाला। शुरू कितना था? शुरू कितना था? और बाद में तापमान बढ़ कितना हो गया? रो T2। तो चेंज कितना हुआ? रो T2 माइनस रो T2 माइनस चेंज इन रेसिस्टिविटी बटा ओरिजिनल रेसिस्टिविटी। कौन वाला है? शुरुआत में कौन था? बाद में कौन हो गया? तो चेंज कितना हुआ? रो T2 माइनस, शुरू में कितना था? तो चेंज इन रेसिस्टिविटी बटा ओरिजिनल रेसिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर।
तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। तापमान कितना था पहले, और बाद में तो वृद्धि बताओ। इसे बोला गया अल्फा। क्या बोला गया? ये प्रूफ नहीं है, परिभाषा है। तो बोला कि प्रूफ करो अल्फा बराबर इतना है, प्रूफ नहीं, क्या ही परिभाषा ही है कि अल्फा इसी को कहा जाता है चेंज इन रेसिस्टिविटी बटा ओरिजिनल रेसिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। इसी का हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुना। क्लियर हुआ कि नहीं? प्रतिरोधकता ताप गुना लिखा होगा। इट इज डिफाइंड है लिखा ना, इट इज डिफाइंड है चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। समझ कि नहीं? बटा के नीचे वाले को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पर यूनिट। हम बात हर एक बार बताए हैं, आज भी हम पर्चर में बता रहे थे बात कि कोई भी बटा का फार्मूला समझना हो तो नीचे वाला क्या मान लो 1। जैसे छोटा सा एग्जांपल, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, पता है कि नहीं? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, सब बात कह रहे हैं पहले से। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर किसी को चाल के बारे में समझ नहीं आता कि चाल क्या है, तो हम मान ले कि समय कितना मान ले 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना दूरी तय किया उसे क्या बोलते हैं? चाल। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं ना। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल मतलब दूरी, चाल मतलब दूरी। कब? यहाँ समझ लो, इसका मतलब अल्फा बराबर रेसिस्टिविटी में अंतर। अल्फा बराबर रेसिस्टिविटी में कब? जब रेसिस्टिविटी शुरू में कितना होना चाहिए? A, और तापमान कितना बढ़ना चाहिए? A। नीचे वाला आपको 1 मान लो, ऊपर वाला आंसर होगा। समझा कि नहीं? 1 सेकेंड में दूरी बराबर चाल। सही कि नहीं? तो किसी तार का रेसिस्टिविटी कितना होना चाहिए? 1 ओम मीटर। कितना? 1 ओम मीटर। और उसको गर्म करो कितना? 1 डिग्री। तब रेसिस्टिविटी जितना बढ़ा होगा उसे क्या बोला गया? अल्फा। बस में आ रहा है कि नहीं? एक ऐसा तार के बारे में सोचिए जिसका रेसिस्टिविटी पहले कितना था? 1 ओम मीटर। एक ऐसा तार के बारे में सोचिए जिसका रेसिस्टिविटी पहले कितना था? 1 ओम मीटर। और गर्म कितना किया उसको? 1 डिग्री। कितना गर्म किया? 1 डिग्री। बोलो चाहे 1 केल्विन, बात एक ही है। 1 डिग्री गर्म करो चाहे 1 केल्विन, बात एक ही है। लेकिन 1 डिग्री बराबर 1 केल्विन, ये भी समझो। मान लिया तापमान पहले था कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने कहा केल्विन। अगर हम किए 1 डिग्री, कितना हो गया? बोले ना यार। तो 1 डिग्री गर्म करो चाहे 1 केल्विन गर्म करो, बात क्यों लेना? सही कि नहीं? लेकिन 1 डिग्री बराबर क्या केल्विन? हाँ, 1 डिग्री बराबर तो 76 केल्विन। लेकिन गर्म करने की भाषा में दोनों बराबर होगा। 1 डिग्री तापमान वृद्धि बराबर क्या केल्विन वृद्धि? 1 केल्विन। बोले 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि बराबर क्या केल्विन वृद्धि? 1 केल्विन वृद्धि हुआ। लेकिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 1 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 274 केल्विन। लेकिन तापमान की जब वृद्धि का बात हो तो डिग्री सेंटीग्रेड दोनों क्या होता है? बराबर। तो 1 डिग्री यहाँ बोलो चाहे 1 केल्विन बोलो, क्योंकि तापमान का अंतर नहीं, तापमान नहीं, तापमान का जब तापमान के अंतर के बारे में चर्चा होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन क्या होता है? दोनों बराबर। मतलब हम 1 ओम मीटर वाला तार ले लिए। कितना वाला? 1 ओम मीटर। क्योंकि पढ़ते इसका मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। मैंने लिखा बल। तो 1 ओम मीटर वाला हमने तार लिया, उसको गर्म किया कितना? 1 डिग्री बोलो चाहे 1 केल्विन। तो कुछ तो प्रतिरोधकता बढ़ा होगा। मान लिया पहले था प्रतिरोधकता 1 ओम मीटर, 1 डिग्री 1 केल्विन गर्म किया हो गया 1.00002 है कि नहीं? तो ये कितना बढ़ा? बोले 0.00002 बढ़ा कि नहीं? क्या हो गया हमारा? बात समझ है कि नहीं? यही अल्फा है। क्लियर भाई? चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। हिंदी में आपका परिभाषा इसमें लिख दिया गया। अल्फा क्या है? देखो लिखा है प्रति एकांक ताप वृद्धि। यहाँ सुनो, प्रति एकांक ताप वृद्धि कितना होना चाहिए? 1। प्रति एकांक ताप वृद्धि से
प्रति एकांक प्रतिरोधकता ताप वृद्धि से प्रति एकांक प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। हुआ ना? प्रति एकांक ताप वृद्धि से मैंने 1 डिग्री तापमान बढ़ाई है, बोले किसका? जिसका प्रतिरोधकता कितना है? 1 ओम मीटर है, तब उसका प्रतिरोधकता जितना बढ़ जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? अल्फा बोला जाएगा। माना क्लियर? वही लिखा गया है, प्रति एकांक ताप वृद्धि से प्रति एकांक प्रतिरोधकता में होने वाले वृद्धि को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। समझा बात की नहीं? अब इसको जरा तोड़ के दिखाते हैं आपको। इस फॉर्मूला को जरा हम तोड़ते हैं। अब अल्फा बराबर क्या हो गया? चेंज इन रेसिस्टिविटी बटा ओरिजिनल रेसिस्टिविटी और गुना राइजिंग टेम्परेचर। हाँ, अगर ठेठ में समझो तो मोटा मोटी यह समझ लो कि हमारे पास एक तार है जिसका प्रतिरोधकता कितना है? 1 ओम मीटर, और उसको हमने गर्म भी कितना किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तब उसका प्रतिरोधकता थोड़ा बहुत क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। जितना बढ़ा होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अब यहाँ ध्यान से समझना, तो अल्पी हो गया रो T2 माइनस रो T1 बराबर कोना कोनी गुना कर लो तो अल्फा रो T1 इंटू T2 माइनस T1। सही कि नहीं? रो T2 माइनस रो T1 है ना बराबर अल्फा गुना इतना। तो रो T2 बराबर रो T1 हट जाएगा तो प्लस में जोड़ अल्फा रो T1 इंटू T2 माइनस तो क्या लिख दिए हम लोग? डेल्टा टी, माने तापमान में वृद्धि या तापमान में अंतर। अब यहाँ से हो गया रो T2 बराबर रो T1 कॉमन है कि नहीं? अब बचेगा यहाँ से इंटू डेल्टा। एक तरह से फॉर्मूला हो गया। बोलो इससे कैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा? ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या है कि अल्फा का मान क्वेश्चन में दे रहेगा, अल्फा का मान सवाल में और लिखल रहेगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तार का प्रतिरोधकता कितना था? 40 ओम मीटर। तो बताओ कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता का मान कैसे लिखेंगे? प्रतिरोधकता 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर प्रतिरोधकता 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंटू 1 प्लस अल्फा का मान क्वेश्चन में दे रहेगा और वहां पर लिखेंगे 60 माइनस 10। बुझाया कि नहीं? ये नहीं ये वाला मान तो निकाले लगी बोल रहा, ये तो मान पूछ ही रहा है कई डिग्री पर? कि रेसिस्टिविटी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर रेसिस्टिविटी 10 डिग्री पर, मतलब यहाँ क्या लिखाएगा? 40। रेसिस्टिविटी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर रेसिस्टिविटी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब 40 इंटू 1 प्लस अल्फा का मान दे रहेगा यहाँ पर 40 60 माइनस 10 60 माइनस निकल जाएगा। लेकिन सवाल ही नहीं पूछेगा, चूंकि हमें फॉर्मूला पता है R बराबर रो L बटा। ध्यान सुनिए, और तापमान बढ़ाने से ई में कोई चेंजिंग आता है, लेकिन हम बात पहले बता चुके हैं ना, इतना बहुत चेंजिंग नहीं ला देना है कि लंबाई कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, एरिया कुछ ज़्यादा बढ़ जाए। खाली चेंजिंग किसमें आए? अब रोज चेंज होगा तो कौन चेंज होगा? इसे फॉर्मूला को हम लोग ऐसे बना देते हैं कि RT2 बराबर RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। मेन फॉर्मूला ई हुआ। इस पर सवाल आएगा। अब यहाँ पर ओम मीटर क्या लिखा रहेगा? सिर्फ ओम। एक तार का रेजिस्टेंस 40 ओम था जब तापमान 10 डिग्री था। अब बताओ कि जब तापमान 60 डिग्री हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध का मान उसे लिखेंगे। प्रतिरोध 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर प्रतिरोध 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंटू 1 प्लस अल्फा 60 माइनस 10। इस फॉर्मूला से ऐसा सवाल बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? किसी खास टेम्परेचर पर किसी तार का प्रतिरोध दिया रहेगा और किसी खास टेम्परेचर पर तार का प्रतिरोध निकालना रहेगा। सही ना? एक टेम्परेचर पर मान दे रहेगा और दूसरा पर मान और साथ ही साथ क्या दे रहेगा? अल्फा का मान दे रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा बात आप समझिए। अब बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता ही घटता है? बढ़ता है। तो रो T2 बड़ा हुआ कि रो T1? कौन बड़ा हुआ? रो T2 बड़ा हुआ। तो रो T2 माइनस रो T1 का मान प्लस आया कि माइनस? प्लस की माइनस? इसका मतलब अल्फा का मान प्लस की माइनस? ओ, कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है। तो आता सवाल अभी में कि
कि कंडक्टर का अल्फा का मान क्या होता है? पॉजिटिव। कंडक्टर का अल्फा का मान पॉजिटिव होना इस बात को सूचित करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी का मान बढ़ेगा। पॉजिटिव होने का मतलब हुआ ही हुआ कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या होता है? तो रो T2 बढ़ा हुआ कि रो T1? तो ये माइनस है कि प्लस? अल्फा का मान क्या आया? पूछेगा सवाल कि कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? बोले धनात्मक होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी का मान धनात्मक का ही मतलब हुआ। लेकिन सेमी कंडक्टर का उल्टा होता है, उसमें क्या होता है? ऋणात्मक। उसमें टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेसिस्टिविटी का मान और क्या होगा? घट जाएगा। उसमें टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेसिस्टिविटी का मान और घट जाता है। ये पढ़ेंगे हम लोग कहाँ? सेमी कंडक्टर में। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है और मान? इसका अल्फा का मान क्या बोला जाएगा? इसका अल्फा का मान रहने दो, कल होगा।